हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लान। एक सही प्लान, फाइनेंशियल प्लान की क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हो सकते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में वो क्या कह रहा है कि आपका जो वित्तीय नियोजन है, जो आपका प्लान है, वो कैसा होना चाहिए? वो आपका क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपका प्लान जितना सिंपल होगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, तो वो आपको आगे भी आपको डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी कि आपको इस चीज में आपको इस तरीके से अपने प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ना है। अगर आपके प्लानिंग में ही कंफ्यूजन है तो आपको आगे डिसीजन लेने में भी परेशानी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका फोरसाइट। फोरसाइट यानी कि आपको प्लान ऐसा होना चाहिए कि वे भविष्य को देखते हुए, कि वे भविष्य में हमें आगे जो भविष्य में कोई नई ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है या भविष्य में कोई सरकमस्टांसेस आने वाले हैं, जैसे आपका जो प्लान होना चाहिए वो आपका कंसीडर करके चले कि हम भविष्य में कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, हम किसी और मार्केट में डाइवर्सिफाई करने वाले हैं या मार्केट में एक्सपैंड करने वाले हैं। तो उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने वाला आपका प्लान होना चाहिए कि भाई हमें फ्यूचर में अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो हमें कितना फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, उसको हमने इंक्लूड करके तब हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। तो हमारा फाइनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी हर तरह की रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी फुलफिल करे, हमारे जो प्लानिंग है, और जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको भी वो क्या करें? फुलफिल करें। ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड्स। ठीक है। ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड्स में आपका क्या है कि बेसिकली यहाँ पे आपका क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई आपका जो फंड्स हैं वो उनकी यूटिलाइजेशन जो हो वो प्रॉपर हो, और वो ना तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सेस में हो कि भी बहुत ही ज्यादा जो आपके फंड्स हैं, जो आपका फाइनेंस है, हमने इस तरीके से प्लानिंग करनी है अपने फाइनेंस की कि हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में भी पैसा ना हो और हमें जरूरत के वक्त हमें पैसों की कमी भी ना हो। तो दोनों तरह के उसको बैलेंस बनाना है हमने। उस चीज के लिए हमने इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि भी अगर हमारी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसको मिस ना कर सकें शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से। तो हमारा एक ऑप्टिमम जो फंड्स है उसका हमें यूज करना है। ऐसा भी ना हो कि हमारा जो पैसा है वो वेस्ट हो, यानी कि अगर जो पैसा हमारे पास बेकार पड़ा हुआ है, वो हमारे पास उसका यूज हमारा कोई भी यूज नहीं है, वो हमारे लिए कोई भी रिटर्न नहीं दे रहा है। तो हमें उसको बिल्कुल ऑप्टिमम, उसको प्रॉपर प्लानिंग उसकी करनी है फंड्स की। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत जरूरी है। कोई भी प्लान अगर आपका रिजिड है, रिजिड प्लान होने की वजह से अगर कोई हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसीज में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में, या आपका कोई टैक्सेशन पॉलिसीज में, या कोई और आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, कोई भी अगर आपका मार्केट में, आपका कोई भी एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट के किसी भी फैक्टर में कोई भी चेंज आता है, तो उस चेंज के अकॉर्डिंग हम अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकें, अपने जो फाइनेंशियल प्लान है, जो रिक्वायरमेंट है, हम उसको चेंज कर सकें। तो ऐसा हमारा प्लान हमें बनाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब है? यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब है कि हमारा जो प्लान है, जो फाइनेंशियल प्लान है, उसको इस तरीके से होना चाहिए कि हम अपनी
जो लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और जो अपनी डे टू डे की जो एक्टिविटीज है उनको आसानी से हम उनको फाइनेंस कर सकें, उनकी पेमेंट कर सकें। ठीक है, अगर हमारे हाथ में जो एम्प्लॉयज का जो सैलरी है, जो मंथली सैलरी है, या जो हम रॉ मटेरियल हर रोज परचेज करना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे पास उसके लिए पैसे नहीं होंगे तो हम लॉन्ग टर्म की नहीं सोच पाएंगे। तो हमारी जो फाइनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए कि हमें जब रिक्वायरमेंट हो शॉर्ट टर्म पे और डे टू डे बेसिस पे कोई पेमेंट करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में, हमारे पास लिक्विड में हमारे पास जो है फंड्स अवेलेबल रहें। ठीक है, उसके बाद हमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि जो हमारी पूंजी की लागत जो है, वो हमें इस तरीके से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है जिससे कि हमारी जो पूंजी की लागत है वो कम से कम आए, यानी कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, मिनिमम हो, ऑप्टिमम आए। और हमारी जो इशू करने की कॉस्ट है, मान लीजिए हम कोई शेयर्स इशू कर रहे हैं या डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो उनकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट जो है, जो उनको इशू करने की जो कॉस्ट है, वो भी हमारी क्या हो, कम से कम हो। यानी कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं, इशू करने के जो एक्सपेंसेस है, वो भी हमारे क्या हो, कम से कम हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज का क्या मतलब है, कंटीजेंसीज का क्या मतलब है यहाँ पे कि हमारे लिए कोई ऐसे, हम इसके लिए भी प्रोविजन रखें, इसके लिए भी अपना एक रिजर्व में रखें कुछ पैसा, कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, मान लीजिए हमारा जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, या कोई और ऐसी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया, हमारा कोई बहुत लॉस हो गया जो हमने नहीं सोचा था, कोई एक्सीडेंट हो गया फॉर्म में, तो उसके लिए भी हमें कुछ पैसा जो है हमें अपने पास रिजर्व में रखना चाहिए, कुछ फंड्स हमारे पास ऐसे, हमें इस तरीके का अपना जो प्लान है, जो फाइनेंशियल प्लान है, हमें वो इस तरीके का बनाना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एडुकेट सिस्टम ऑफ कंट्रोल। एडुकेट सिस्टम ऑफ कंट्रोल का यहाँ पे क्या मतलब है, इसमें क्या है कि भाई हमारा जो कंट्रोलिंग का, कि हमें हर तरीके से अपने फाइनेंस को ये देखना है कि भाई हमने जो प्लान बनाया है, हमने पीछे भी देखना है कि हमने लास्ट टाइम क्या प्लान बनाया था और क्या हमारी कमियां रह गई थी उसमें। हमारी उन कमियों को हम ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि भाई हमारी अब फ्यूचर में वो कमियां ना रहें, तो उसको हर तरीके से प्रीवियस को भी देख के और फ्यूचर को भी हमने ध्यान में रखते हुए उनको मेंटेन करना है कि भाई हमें कितना, हमारा प्लान कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको एडुकेटली कंट्रोल करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सुटेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि हमारा जो प्लान है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से हो। मान लीजिए अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो हमें उस हिसाब से प्लानिंग करनी है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है और किस तरह की है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें प्लान करना है, कि हमारे पास कई डिपार्टमेंट्स हैं, मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा और कोई सर्विसिंग या प्रमोशन वाला कोई डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उनकी सैलरीज है, और जो भी जितने भी डिपार्टमेंट है उनके हिसाब से हमें हर तरह के उन सब की रिक्वायरमेंट को देखते हुए और अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, कि हमारा इक्विटी कितना है, हमारा डिबेंचर्स कितना है, हमारा प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, हमारा बैंक लोन कितना है, तो उस हिसाब से हमारे हर तरीके से सारी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमें अपना जो फाइनेंशियल प्लान जो है वो हमारा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। कौन कौन से आपके ऐसे
फैक्टर्स होते हैं जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का यहाँ पे क्या मतलब है, वो कहता है कि भाई एक आपका जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी ज्यादा होगी एज कंपेरेटिव टू जो एक आपका ट्रेडिंग बिजनेस या जो जिसे हम कहते हैं सर्विसिंग, जो आपका सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में जो आपका बिजनेस है उसके कंपैरिजन में। तो जो मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस है उसके अंदर आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होती है, बड़ी बड़ी मशीनरीज चाहिए होती हैं। तो उसकी जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी सर्विस सेक्टर में या जो आपका ट्रेडिंग सेक्टर है उससे आपका थोड़ा सा कम चाहिए होती है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और ट्रेडिंग में और सर्विस में आपका कम आपकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है कि वो आपका मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विसिंग है, तो वो उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है। उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम अपना फाइनेंस जो है वो प्लान करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी आपका डिपेंड करता है कि आपका सीजनल फ्लक्चुएशंस भी आती हैं। तो सीजनल फ्लक्चुएशंस में हमारा क्या होता है, हम उसके अंदर देखते हैं कि भाई हमारा एक बूम सीजन होता है, एक हमारा क्या होता है जिसके अंदर आपकी सेल कम होती है। ठीक है, और एक होता है हमारा जिसके अंदर आपकी सेल ज्यादा होती है। तो उस हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा क्या होता है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमारी ज्यादा या कम होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री ऑफ रिस्क। हमारा डिग्री ऑफ रिस्क कैसे अफेक्ट करता है, अगर कोई बिजनेस जो है उसका अगर रिस्की बिजनेस है, जैसे कि अगर यहाँ पे क्या है, अ फर्म हुज सेल्स एंड अर्निंग्स आर सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशन रन द रिस्क ऑफ not being able to meet the required payments in respect of interest and repayment of loans। ठीक है, जैसे कि अगर कोई रिस्की बिजनेस है जिसकी जो अर्निंग्स है, जो सेल्स और अर्निंग्स है वो अगर स्टेबल नहीं है, यानी कि उसको हर महीने उसको एक स्टेबल इनकम नहीं आ रही है, तो वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो वो इस तरीके का बनाएगी जिससे कि उसकी जो जैसे वो अपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें वो डिबेंचर्स को कम रखेगी। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स आपके क्या है, फिक्स्ड चार्जेस हैं। उनको आपका डिबेंचर्स हो गया या बैंक लोन हो गया, वो आपके ऐसे हैं सोर्सेज हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसमें अगर आपका प्रॉफिट हो या ना हो या आपकी स्टेबल इनकम हो या ना हो, आपको उतना अमाउंट जो है वो देना पड़ता है। तो वो आपके लिए क्या है, रिस्की हो जाता है। तो हमें जो बिजनेस रिस्की है या जिनकी स्टेबल इनकम आपकी नहीं है, वो क्या करें, वो अपना इक्विटी जो जिसके अंदर आपका फिक्स्ड डिविडेंड नहीं देना होता उसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपका क्या है, कम रिस्की सोर्स माना जाता है। तो इसी हिसाब से हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके अंदर हमारा डिग्री ऑफ रिस्क के अकॉर्डिंग हम अपना फाइनेंशियल प्लान को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस या क्रेडिट वर्दीनेस, या जिसे हम कहें रेपुटेशन या इमेज, या हमारी जो बेसिकली मार्केट में हमारी क्या इमेज है, वो हमारे उसके ऊपर भी इन्वेस्टर्स के बीच में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां पे हमारी क्या क्रेडिट वर्दीनेस है, वो आपका क्या करता है, वो भी आपका फाइनेंशियल को प्लानिंग को अफेक्ट करता है। कैसे? कि अगर कोई एक बिजनेस है जो बहुत ही रेप्यूटेड है, बहुत ही पुराना है, जिसका मार्केट में सबको पता है कि इसकी जो है बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगर हम इसको लोन देंगे तो हमारी जो ये रिपेमेंट आसानी से कर सकते हैं विद इंटरेस्ट, तो उनको उसको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी लोन लेने में या फाइनेंस इकट्ठा करने में। ठीक है, तो वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन ले सकते हैं आसानी से।
लेकिन अगर कोई नई कंपनी है जिसका इन्वेस्टर्स को नहीं पता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नहीं पता कि भाई ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, तो वो थोड़ा उस कंपनी के लिए थोड़ा सा परेशानी है कि वो उसको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा या किस इंटरेस्ट पे मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लान्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ये भी आपका अफेक्ट करता है फाइनेंशियल प्लानिंग को। कैसे? क्योंकि अगर किसी कंपनी की जो फाइनेंशियल जो फ्यूचर ग्रोथ है, वो अगर उसका जो फ्यूचर प्लान है वो आगे डाइवर्सिफाई करने का है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का है कि भाई हम डोमेस्टिकली ही नहीं, अब हम अपने गुड्स को इंटरनेशनली भी क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उस केस में उनको जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमारा नेक्स्ट ईयर से या नेक्स्ट आपका मंथ से हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारी क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट होंगी, कितना हमें फंड्स रिक्वायर्ड होगा, तो उस हिसाब से हमारा उसको हम प्लान करके चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमारे पास हर एक सोर्स, क्योंकि एक ही सोर्स तो होता नहीं है, आपके पास डेट्स भी हैं, आपके पास इक्विटी शेयर्स भी हैं, आपके पास बैंक लोन भी है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी है, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आप लोग लोन ले सकते हैं। तो हमें वो सारी, जहां से भी हमें हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम किसी भी सोर्स से लोन ले सकते हैं, और सभी सोर्सेज का हम ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या एडवांटेजेस है, क्या हमारे लिए डिसएडवांटेजेस हैं, कौन सा हमारा कोस्ट जो है वो कम कोस्ट में हमें जो है फंड्स मिल रहे हैं। तो हम जहां से भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हम उस सोर्स को चूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि जो आपकी मैनेजमेंट है उसका रवैया कैसा है, उसकी सोच कैसी है। अगर वो रिस्क, उनकी जो मैनेजमेंट है वो रिस्क उठा सकती है, ठीक है, तो रिस्क उठा सकती है, तो वो आपका रिस्की सोर्स से भी वो आपका वो पैसे ले सकती है। यानी कि आपका जो वो कंट्रोल और रिस्क आपका डिपेंड करेगा। रिस्क कैसे, कि वो आपका वो ज्यादा डिबेंचर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के केस में क्या हो सकता है, कंट्रोल में अगर आपकी मैनेजमेंट का एटीट्यूड ऐसा है, वो ज्यादा से ज्यादा अपने पास कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो वो कम से कम इक्विटी शेयर यूज करेंगे। क्यों? क्यों कम से कम इक्विटी शेयर यूज करेंगे? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या राइट होता है, वो मैनेजमेंट में उनका राइट होता है बोलने का। तो इसीलिए वो कम से कम इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर्स इशू करेंगे। और अगर उसे अपना रिस्क कम रखना है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना ज्यादा से ज्यादा क्या इशू करेंगे, इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, कम रिस्की होते हैं। तो उन दोनों के बीच में आपका बैलेंस भी बना सकती है मैनेजमेंट, कि दोनों का बैलेंस बनाए, और अपने एटीट्यूड के हिसाब से कि वो ज्यादा अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहते हैं या अपने हाथ में रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस अपना वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंट्रोल। कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे? कि जैसे आपका जो स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, जैसे सेबी हो गया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं शेयर्स इशू करने की, डिबेंचर्स इशू करने की, उनकी क्या गाइडलाइन है, उसके बेसिस पर भी हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग के फैक्टर्स को वो डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर टेस्ट एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी में कोई नया इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आपका आ गया है, उसको हमें परचेज करना है, उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए। कोई कंज्यूमर्स के टेस्ट में कोई चेंज आ गया, उनकी प्रेफरेंसेस में चेंज आ गया है, उनको कोई और फीचर्स अपने चाहिए अपने प्रोडक्ट में,
और उसको अलग तरीके के कोई यूनिक फीचर्स चाहिए और आपके कंपटीटर्स ने कौन से सोर्सेस से या किस कॉस्ट पर उन्होंने पैसे आपके मार्केट से लिए हैं, उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, तो वो भी आपका डिपेंड करता है या अफेक्ट करता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को। ठीक है, तो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। थैंक यू क्लास।